नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर ट्रू एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं यूनिट 3 योगा एंड लाइफस्टाइल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं 21 जून को इंटरनेशनल योग डे के रूप में मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल योग डे किस तरीके से अस्तित्व में आया, इसके बारे में हम अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किया गया कार्य था, जो यूएन असेंबली में उन्होंने 27 सितंबर 2014 को बोला था, वो यहां पर हम एक बार देख लेते हैं। मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योग की सबसे बड़ी वकालत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत करने की मांग की थी। प्रधानमंत्री के सुझाव के 3 महीने के अंदर ही संयुक्त राष्ट्र ने भारी बहुमत से योग को गले लगा लिया और भारत को गर्व करने का एक और मौका दे दिया। संयुक्त राष्ट्र के इस ऐलान के साथ ही अब हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत द्वारा पेश किए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संबंधी प्रस्ताव का 177 देश सह प्रायोजक बने। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के किसी प्रस्ताव के लिए सबसे बड़ी सह प्रायोजक संख्या है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के सुझाव में प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह वह तारीख है जब उत्तरी ध्रुव में दिन की अवधि सबसे लंबी होती है और दुनिया के कई हिस्सों में ये दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने कहा कि 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानव मन को प्रशिक्षित करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ को योग पथ का नाम देकर ऐलान किया योग के नए युग की शुरुआत का। कभी किसी ने सोचा होगा कि राजपथ भी योग पथ बन सकता है, लेकिन मैं मानता हूं आज 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानव मन को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। राजपथ पर भव्य योग कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री को सिर्फ उपस्थित लोगों को संबोधित करना था और उनका योग करने का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन उन्होंने योगाभ्यास के दौरान आम लोगों के बीच बैठकर योगासन किया और वहां से विश्व ने वापस मुड़कर नहीं देखा। 192 देशों से लगभग 2 अरब लोगों ने पिछले साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया और इस साल भी भारी उत्साह दिखा। प्रधानमंत्री ने योग के माध्यम से मधुमेह बीमारी के खिलाफ मुहिम चलाने का आह्वान करके भविष्य के लिए एजेंडा तैयार कर दिया है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी यहाँ पर कहा है, मैं उससे बहुत सहमत हूं और आप सभी भी इस बात से सहमत होंगे। मानव का प्रकृति के साथ जो संबंध है वो हमें योग के द्वारा पता चलता है। हमारा तन और मन ये दोनों तो स्वस्थ होते ही होते हैं, साथ में हम अपना बारे में सेल्फ रियलाइजेशन कर पाते हैं। योग कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, योग एक आर्ट ऑफ लिविंग है। अगर हम रेगुलर इसको अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो डेफिनेटली हम विभिन्न प्रकार की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले न्यू अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सकें। देखिए, जो योग है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट है वो हमारा प्राणायाम से जुड़ा हुआ है और जो दूसरा पार्ट है इसका वो आसनों से जुड़ा हुआ है।
जो प्राणायाम होता है वो हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन से जुड़ा हुआ है, श्वसन क्रिया से। और जो दूसरा है हमारा जो आसन है, ये बॉडी के पोस्चर्स से जुड़ा हुआ है, यानी हमारा जो विभिन्न प्रकार के जो बॉडी पोस्चर्स हम बनाते हैं, बैठ करके हम आसन करते हैं, कुछ खड़े होकर के आसन करते हैं, कुछ हम लेट करके आसन करते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के जो हम आसन हैं वो इस पूरे चैप्टर में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी योगासन एज प्रिवेंटिव मेजर्स हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। विभिन्न प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि ओबेसिटी हो गया, या फिर हमारा बैक पेन हो गया, या फिर हाइपरटेंशन है, या फिर आपका अस्थमा है, इस प्रकार की जो ये प्रॉब्लम्स हैं आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर आपको साइड में दिखा दिया है। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है, इन सभी प्रॉब्लम्स से हमें जो ये विभिन्न प्रकार के जो योगासन है ये हमें किस तरीके से उबार सकते हैं, किस तरीके से हमें बेनिफिट दे सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये आसन क्या है। आसन जो है एक पर्टिकुलर सिटिंग पोस्चर के रूप में जाना जाता है, यानी ये एक पर्टिकुलर पोस्चर है। कभी कभी ये खड़े होकर के परफॉर्म किया जाता है, कभी बैठ करके परफॉर्म किया जाता है, कभी कभी ये लेट करके भी परफॉर्म किया जाता है। तो तीनों तरह की अवस्था में इसको हम परफॉर्म करते हैं। ये एक जो बॉडी का जो पोस्चर है उस पोस्चर को कंटिन्यूअसली होल्ड करके रखना होता है कुछ समय के लिए, ठीक है। इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से हमें बेनिफिट मिलता है। परफॉर्म करने के अकॉर्डिंग जो हमारे जो आसन है इनको हम 3 कैटेगरीज में हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरी है आपकी। पहली कैटेगरी आती है आपकी करेक्टिव आसन, यानी कल्चरल आसन, जिससे हमारी बॉडी का जो विकार हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज हो जाती है, उनको सुधारने में ये काम आता है। सेकंड है आपका मेडिटेटिव आसन। मेडिटेटिव आसन का मतलब होता है जो योग की जो एडवांस स्टेज होती है, जैसे ध्यान धारणा समाधि, उस चीज के लिए वहां पर हम इनको परफॉर्म करते हैं। थर्ड आता है आपका रिलैक्सेटिव आसन। रिलैक्सेटिव आसन से मतलब है कि हमारा जो मेंटली और जो फिजिकली हमें जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनसे हमें रिलैक्स कराने में जो काम आते हैं आसन, उनको हम रिलैक्सेटिव आसन में लेते हैं। जैसे कि स्ट्रेस हो गया या फिर टेंशन हो गई, इस प्रकार की चीजों से हमें मुक्ति प्रदान करने में ये रिलैक्सेटिव आसन आते हैं। देखिए, जब आसनों को परफॉर्म किया जाता है उस टाइम पर हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। यानी आसन करते समय हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई गलत तरीके से नहीं करना है। आसनों के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही हम उस आसन को परफॉर्म करें। उसमें जो हमारा इनहेलेशन जो एक्सहेलेशन होता है उसको हमें ध्यान रखना है, और करेक्ट पोस्चर जो है बॉडी का, जो इस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से हमें उसे परफॉर्म करना है। देखिए, जब हम आसन परफॉर्म करते हैं तो उन आसनों को परफॉर्म करते समय हमें कुछ सावधानियां हमें बरतनी होती हैं, ठीक है। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने होते हैं जिससे कि हमें कोई नुकसान ना हो। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप आसन परफॉर्म करें तो आप खाली पेट परफॉर्म करें। सारे आसन मोस्टली खाली पेट ही होते हैं। मात्र एकमात्र ऐसा आसन है जो कि वज्रासन है, जो खाना खाने के उपरांत किया जाता है, ठीक है। यानी शरीर का शुद्धिकरण होना जरूरी है आसन करने से पहले। दूसरी बात है, अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है पहले से, तो आप किसी भी योग टीचर से पहले वो चीज कंसल्ट कर लें, उनसे गाइडेंस ले लें कि आपको कौन सा आसन करना चाहिए और कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के हेल्थ आसन जो है वो किए जाते हैं, जो योग आसन है वो परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तीसरी बात यहां पर यह है, सबसे जरूरी चीज तो यह है कि आपके उन आसनों के बारे में आपको अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके बारे में आपको पूरी फुली नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी भी टीचर की गाइडेंस में वो चीजें कर सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर इस चैप्टर में आपको बहुत सारे आसन अभी सिखाने वाला हूं, और मैं आपको खुद परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से आपको वो करना है, क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेने हैं, और कौन कौन से उससे आपको हेल्थ बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओबेसिटी हेल्थ प्रॉब्लम को। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी का मतलब है कि हमारा जो एक्चुअल बॉडी वेट होना चाहिए उस बॉडी वेट से एक्स्ट्रा 20% 30% एक्स्ट्रा जो हमारी बॉडी का वेट हो जाता है उसको हम ओबेसिटी में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जो हेल्थ प्रॉब्लम है, ये हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इनएक्टिव लाइफ स्टाइल की वजह से लोग जब इनएक्टिव लाइफ स्टाइल जीने लगते हैं, कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल जीने के चक्कर में वो इस कंडीशन में आ जाते हैं। दूसरा इसमें आता है हमारा खान पान। जो हमारा खान पान है वो भी सही नहीं है। एक बैलेंस डाइट ना लेने की बजाय कुछ लोग ओवर ईटिंग करते हैं या फिर फूड स्किप करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो डाइट से रिलेटेड है, उसकी वजह से भी आपका ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम उभर के सामने आती है। जैसे आपको मैं बता दूं, बच्चे आजकल मोबाइल पर गेम खेलते हैं, टीवी देखना पसंद करते हैं, आउटडोर गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए ही नहीं जाते हैं। वैसे ही जो हमारे अडल्ट हैं, जो बड़े लोग हैं, वो भी नहीं एक्टिव हैं, वो भी मशीनों पर डिपेंडेंट है। पहले जब मशीन नहीं थी
तो उस टाइम पर व्यक्ति अपना काम खुद करता था, सारे काम। लेकिन आज इतनी मशीन हो गई है कि व्यक्ति कंफर्टेबल लाइफ जीने के चक्कर में अपनी बॉडी को अनकंफर्टेबल बनाता हुआ जा रहा है। तो ये ओबेसिटी, इस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए हम कुछ ऐसे आसन आपको यहाँ पर बताएंगे जिनसे आप ओबेसिटी की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के जो विकसित देश हैं वो भी ओबेसिटी से ग्रसित हैं। अमेरिका में 1% आउट ऑफ 3 यानी 3 में से 1 व्यक्ति वहां पर ओबेसिटी की प्रॉब्लम से ग्रसित है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं ओबेसिटी कितनी बड़ी समस्या के रूप में इस समय विश्व में दिखाई दे रही है। तो ये जो ओबेसिटी है इसका अंदाजा कैसे लगाते हैं, कैसे इसको हम पता लगाएंगे कैसे इस व्यक्ति को ओबेसिटी है, ये ओबेसिटी में आता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम उसकी एक ग्लैंस यानी उसको देख करके, मोटापे को देख करके अंदाजा लगा लेते हैं ये व्यक्ति मोटा है तो ऑब्वियसली ये ओबेसिटी में आ रहा होगा। दूसरा मेथड ये है कि एक हाइट वेट चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि कितनी हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए। तीसरा ये है कि जो सबसे साइंटिफिक है, साइंटिफिक तरीके से, यानी जो हमारे बॉडी की जो फैट होती है ना उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना एक्सेस फैट बॉडी के ऊपर आ चुका है, तो उससे भी हम अंदाजा लगाते हैं। लेकिन ये जो तीसरा वाला है ये साइंटिफिक जो तरीका है इसको नॉर्मली लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं और जाते भी नहीं है डॉक्टरों के पास में। तो सबसे जो सिंपल है, जो सबसे आसान है वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि WHO का क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताऊंगा। WHO बताता है कि BMI के अकॉर्डिंग अगर आपकी बॉडी का वेट इतना है तो आप अंडरवेट में आएंगे, अगर इस तरीके से है तो आप ओवरवेट या ओबेसिटी में आएंगे। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। BMI क्या है? BMI मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। BMI का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स, यानी इसका एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। आप अपनी बॉडी का जो वेट है उसको आप किलोग्राम में काउंट करेंगे, मेजर कर लीजिए कितना आपको बॉडी का वेट है। उसके बाद अपनी जो हाइट है उसको आप मीटर में काउंट करेंगे, कितनी आपकी हाइट मीटर में है। जो आपका वेट है उस वेट को अपनी हाइट से आप डिवाइड कर दीजिए, हाइट का स्क्वायर से, यानी हाइट जो है हाइट मल्टीप्लाई हाइट, इससे आप उसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद में जो भी निकल करके आएगा वो अगर आपका इसके अकॉर्डिंग आता है, यानी जो मैं आपको एक दिखा रहा हूं यहां पर टेबल, उसके अकॉर्डिंग आपका आता है तो आप अंडरवेट, ओवरवेट और नॉर्मल वेट में आ सकते हैं या ओबेसिटी में जा सकते हैं। अगर आपका वेट इस कैलकुलेशन के बाद 18.5 से कम आता है तो आप अंडरवेट में जाएंगे। अगर आपका वेट 18.5 से 24.9 के बीच में आता है तो आपका वेट हेल्दी वेट है, यानी आप फिट है, नॉर्मल वेट है आपका। अगर आपका वेट 25 से 29.9 के बीच में आता है तो आप ओवरवेट में चले जाते हैं, आपका वेट ज्यादा हो गया यानी ओवरवेट हो गया है। चौथा जो है आपका यहां पर यह आता है कि आपका जो वेट है अगर वो 30 से अबव जाता है, 30 से 34.9 के बीच में आता है तो आप ओबेसिटी क्लास 1 में आते हैं। अगर आपका वेट 35 से 39.9 के बीच आता है तो ओबेसिटी क्लास 2 होगी। अगर आपका वेट 40 अबव जाता है तो आप ओबेसिटी क्लास 3 में आएंगे। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। इससे आप अपने बारे में पता लगा सकते हैं कि आप किस कंडीशन में आते हैं, कौन सी वाली कैटेगरी में आप आते हैं यहां पर। अब बात आती है, अगर आपको जब पता लग जाता है कि आप इस कंडीशन में हो, ओबेसिटी आपको हो रही है या फिर होने वाली है, ओवरवेट है आप, या फिर आप अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आपको आसन परफॉर्म करने चाहिए। ओबेसिटी से रिलेटेड कुछ आसन है जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, मैं आपको परफॉर्म करके भी बताऊंगा। उनमें से सबसे पहले हम यहां पर ले लेते हैं वज्रासन। वज्रासन के बेनिफिट, इसको करने का तरीका, वो सब कुछ मैं आपको खुद करके दिखाने वाला हूं। चलिए इसको देखते हैं कैसे वज्रासन किया जाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस आसन को आप किस प्रकार से करेंगे। आपको करना क्या है, आप सबसे पहले अपने घुटनों के बल आ जाइए, जैसे मतलब घुटने मोड़ करके आप नीचे बैठ जाइए, ठीक है। इस प्रकार से आप दोनों घुटनों पर आ जाएंगे। उसके बाद में जो आपका जो पैर है, जो आपके पंजे हैं, उनको आप उल्टा करेंगे, यानी जो आपके नाखून वाला हिस्सा ना उंगलियों का, वो जमीन पर या फर्श पर समतल जो सरफेस है जहाँ पर आप बैठोगे वहाँ पर वो नीचे की तरफ होना चाहिए, और जो आपके पंजे तलवे का जो नीचे का हिस्सा होता है और जो एड़ी होती है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से जैसे आपको दिख रहा है, दोनों पैर के अंगूठे को एक जगह मिलाएंगे और एड़ियों के बीच में गैप रहेंगे और अब फिर हम उनके ऊपर बैठ जाएंगे एंकल्स पर, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैं बैठा हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपनी जो कमर है आपको वो एकदम सीधी रखनी है, स्ट्रेट, गर्दन सीधी रखनी है और हाथ दोनों घुटनों को ऊपर रखने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ करके कैसे करना है। इस तरह से आपको बैठना है,
आप दोनों पैर के पंजों को मोड़ेंगे इस तरह से और उनके ऊपर इस प्रकार से आप बैठ जाएंगे। देखिए मेरी एकदम कमर सीधी है, सीना एकदम तना हुआ है और फेस सामने की तरफ एकदम गर्दन सीधी है। ठीक है, इस तरीके से आपको बैठना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इससे कितने आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। देखिए जो आसन है ना, ये एकमात्र ऐसा आसन है, इसको आप खाना खाने के उपरांत करेंगे। सबसे ज़्यादा फायदा इसका ये होता है कि जो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है ना, किसी भी प्रकार की अगर आपके पेट की कोई भी समस्या है, इंडाइजेशन से संबंधित या फिर गैस से संबंधित, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, या फिर उसकी स्टमक डिसऑर्डर है या यूरिनरी प्रॉब्लम्स है, इस प्रकार कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो सब इससे ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और किसी को गैस की प्रॉब्लम है ना, तो वो खाना खाने के उपरांत इसको अवश्य करें, उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इससे एक और फायदा होता है, आपकी जो कमर होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें बहुत बेनिफिट मिलता है इससे। आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनको मजबूती मिलती है इससे। ठीक है, तो आप ये आसन रोजाना करें। ठीक है, इस आसन को अगर आप रोजाना करेंगे स्टार्टिंग 5 मिनट में, उसके बाद फिर आपको 15-20 मिनट आप इसको कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको रोजाना कीजिए। अभी जो मैंने वज्रासन आपके सामने परफॉर्म किया है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा आशा करता हूं मैं आपसे, और आप इसको अपनी डेली लाइफ में फॉलो भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इससे। अगर आप इसको रेगुलरली करते हैं तो आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स में बेनिफिट मिलेगा, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसे ही जो बाकी के आसन है, और भी आसन है जो कि आपकी ओबेसिटी के प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। आने वाले नेक्स्ट क्लास में और भी आसन आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा। तो इन आसनों को सीखने के लिए, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, जो हमारे वीडियो वॉच कर रहे हैं, कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मैं आपको ये न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचा सकूं, आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के ऐसे ही जो इंफॉर्मेटिव जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर के, और जो आसन है वो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। मेरे साथ आसन कीजिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं फिर ऐसी एक नेक्स्ट एजुकेशनल क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।